नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम इस समय घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा वीडियो नंबर 1 कल कंप्लीट हो गया था। अभी हम वीडियो नंबर 2 को शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम स्टडी करेंगे। कल हमने कुछ थेसिस पढ़ी थी और उस थ्योरी को पढ़ करके इसमें से कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी। ये भी प्रश्न में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री रखी हुई थी उससे किसने पाषाण, कांस्य और लौह इन 3 युगों का विभाजन किया था उन सामानों का, तो उनका नाम है थॉमसन। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेंस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। ये पुरातात्विक खनन गतिविधि से जुड़े हुए थे। अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेंस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेंस और वॉल्टर इलियट ये पुरातत्व के खनन विभाग से जुड़े हुए थे और इन्होंने दक्षिणी भारत के प्रमुख इतिहास को बाहर लाने में मदद किया था। चलिए प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। भीलवाड़ा कहाँ स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो मध्य पाषाण प्रसंग के अंतर्गत ये आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो इसमें महदहा और सराय नाहर राय दोनों जगहों से हमें हड्डी के उपकरण मिलते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित, महदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो सबसे पहले आएगा महदहा, दूसरे नंबर पे लेखैया,
तीसरे नंबर पे पैसरा और चौथे नंबर पर बीरभानपुर। महदहा, लेखहिया, पैसरा और बीरभानपुर ये चारों स्थल क्रम से हैं जो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर उपस्थित हैं। पश्चिम से पूर्व नक्शे के अंतर्गत अगर ऐसे देखा जाए तो पश्चिम इधर होता है और पूर्व इधर। ये जितने भी नाम हैं ये इस तरह से हैं, पश्चिम से पूर्व। ठीक, चलिए इसके व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है इसमें कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है, जिसमें महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, लेखहिया मिर्जापुर में है उत्तर प्रदेश में, और पैसरा बिहार में एवं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, पैसरा बिहार में एवं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो मानव कंकाल कहाँ से हैं? ये दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, यानी कि 5 समाधान जो है जोड़े में मिले हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिलते हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिलते हैं। ठीक तो है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, यानी कि सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ध्यान रखिएगा एक प्रतापगढ़ जो है राजस्थान में भी है। खैर, नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? कब से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। यानी कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा, सीहोर मध्य प्रदेश, यानी कि हथनोरा कहाँ है? सीहोर में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, नामक पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी तो है, नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से, और वो भी नर्मदा घाटी के अंतर्गत ये हथनोरा से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि बार्ली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी कि व्हीट भी उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा जो अनाज उगाने के साक्ष्य मिलते हैं उसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई, यही जो है 8 प्रकार के अनाज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? लहुरा देव से। पहले ये मेहरगढ़ था, लेकिन अभी
लहुरा देव से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरा देव है। कहीं कहीं इसे लहुक देव भी लिखता है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले एक मेहरगढ़ नामक स्थान है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से साक्ष्य मिले थे। लेकिन वर्तमान के नवीनतम खोजों के अनुसार वो जगह लहुरा देव हो गया है, जो 9000 ईसा पूर्व का साक्ष्य प्राप्त कराता है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहमा, यह प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ ही होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से केवल 3 ही चीज ऐसे हैं जो चीज दी गई हैं। सबसे पहली चीज कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला जगह लहुरा देव है, जो 9000 ईसा पूर्व से मिला है। दूसरी चीज ये है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो मेहरगढ़ है, यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। और प्राचीनतम चावल का जो साक्ष्य है वो कोल्डिहमा से मिलता है, 6500 ईसा पूर्व लगभग। और ये जगह कोल्डिहमा प्रयागराज जिले के बेलन नदी घाटी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प में अगर लहुरा देव दिया हो तो सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर उसका लहुरा देव का जो है वर्णन नहीं दिया है इसमें, तो इसीलिए मेहरगढ़ सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, हालांकि यहाँ लोथल, हड़प्पा 2 विकल्प तो आपको दिख रहे हैं। आइए हम आपको अगले विकल्प दिखाते हैं। अगला विकल्प 2 जो दिया हुआ है उसमें मेहरगढ़ और मुंडीगाक दिया हुआ है, तो इसमें मेहरगढ़ सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो है लहुरा देव नहीं दिया है। अगर लहुरा देव या लहुक देव दिया होता तो सही उत्तर होता है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। कृषि का अभ्युदय यानी कि कृषि के शुरुआत का प्रमाण, तो इसमें भी लहुरा देव या लहुक देव नहीं है। अगर वो होता तो सही उत्तर होता। तो इसी तरह से विकल्प को ध्यान से देख करके आप सही उत्तर ढूंढिएगा। आगे दिया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। बिल्कुल गलत। सबसे प्राचीनतम कृषि जो है और कृषि फसल जो है वो गेहूं है। देखिए व्याख्या में दिया है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न धान है, जौ नहीं। तो इसीलिए पहला कथन तो सही होगा, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किलेगुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर से। विकल्प के अनुसार बागोर से पशुपालन के जो साक्ष्य हैं मिलते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। लेकिन विकल्प को जब हम देखते हैं तो इसमें नर्मदापुरम नहीं दिया हुआ है। अगर नर्मदापुरम दिया होता तो दोनों कथन जो है सत्य होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत केवल बागोर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो कथन सत्य है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। पहाड़वासी चावल से परिचित थे। धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह सत्य है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, यह भी कथन सत्य है। इसलिए इन सभी कथनों में विकल्प 2 जो है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नंबर 2 जो है ये चावल से परिचित नहीं थे, यह कथन गलत है। ये लोग जो है चावल से परिचित थे। चलिए इसके व्याख्या को हम देखते हैं। पहाड़ या आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। पहाड़ या बनास संस्कृति, इसे जो है बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। पहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। पहाड़ का एक अन्य नाम तांबवती भी मिलता है, यानी कि तांबा वाला स्थान, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। धातु का काम जो है पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए जो है सही उत्तर है। खैर, तो इसमें से बहुत सारी चीजें पता चली। क्या क्या? पहाड़ संस्कृति को आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से गेहूं, जौ, चावल से परिचित लोग थे। पहाड़ का एक अन्य नाम तांबवती भी था, और यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट, आहड़ या बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर, यानी कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और वहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस कथन का ये मतलब है। नेक्स्ट, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.टी. सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन या डेक्कन कॉलेज
पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। और नौदा टोली का जो उत्खनन है उसे किसने कराया था? तो नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की जाती है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहीर। ये जो प्रकार दिए गए हैं, इस तरह के बृहद पाषाण या मेगालिथ संस्कृतियों के प्रमाण जो है 40 प्रकार में पाए जाते हैं और उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, बृहद पाषाण या मेगालिथ। ठीक है। नेक्स्ट, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका, यानी कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है और वहाँ एक अब्दुल्लागंज नाम का स्थान है। उसी के स्थान के नाम के पास में भीमबेटका है, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण वहाँ से मिलता है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के पास में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो उनका नाम था VS वाकणकर, यानी कि विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। भीमबेटका गुफाओं को विष्णु श्रीधर वाकणकर ने ढूंढा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में VS वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, यानी कि जो भीमबेटका है वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर यानी कि VS वाकणकर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? 1957 से 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया हुआ है, यानी इसमें थोड़ा सा नाम को लेकर के इधर उधर हो सकता है, लेकिन विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर
दे सकता है, खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, मैंने भी। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण जो है वो हस्तिनापुर में हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा कि गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। गंगा यमुना दोआब के सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बात यहाँ दिशा की हो रही है, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रखकर इसको दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी कि जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पूरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। यानी कि ये जो चारों स्थान हैं, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली और इनामगांव, ये सभी महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित हैं और लगभग लगभग ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति या जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से मिला है? बुर्जहोम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास या गड्ढों वाले घर की भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के पास में। नेक्स्ट, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्जहोम से। कुल मिलाकर के पहले प्रश्नों की टिप्पणी दे रहा है, इसके बाद उन प्रश्नों को घुमा के पूछ रहा है जिससे आप काफी हद तक उससे रिलेट कर पाए। खैर, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि इसमें मिलान करना है। तो पूरा पाषाण काल जो है सोहन नदी घाटी से संबंधित है। किससे? सोहन नदी घाटी से। इसके बाद मध्य पाषाण काल, भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और नवपाषाण काल बुर्जहोम नवपाषाण काल से, और ताम्रपाषाण काल बनास घाटी से संबंधित है। यानी कि जो सोहन या नदी घाटी का क्षेत्र है वो पूरा पाषाण काल का क्षेत्र है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल, बुर्जहोम नवपाषाण काल और बनास घाटी ताम्रपाषाण काल से संबंधित क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। तो इसमें नेवासा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेवासा महाराष्ट्र से। ईसमपुर कर्नाटक से। ईसमपुर कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। डिडवाना राजस्थान में है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो नंबर 2 को और इसके क्वेश्चंस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट के साथ, अगले घटना चक्र क्रम के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।